ये नासा का एक इंजीनियर है जो अपोलो 11 के लॉन्च से कुछ घंटे पहले हाइड्रोजन रिसाव को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। डरावनी बात यह है कि वह 60 मीटर ऊपर है और आंशिक रूप से ईंधन वाले सैटर्न 5 के ठीक बगल में खड़ा है। लॉन्च के समय सैटर्न 5 में 2500 टन से ज्यादा ईंधन था। यदि रॉकेट अचानक फट जाता तो उसमें परमाणु बम की शक्ति होती और पैड पर मौजूद सभी लोग मारे जाते। लेकिन अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती जिससे उन्हें जवाब देने का समय मिलता, जैसे बिना नियंत्रण के ईंधन का बहना, तो संभावना थी कि वे जीवित रह सकते थे। लॉन्च पैड से 12 मीटर नीचे एक जगह है जिसे रबर रूम कहा जाता है। यह 1960 का बंकर है जिसे किसी बड़ी दुर्घटना की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों और चालक दल को बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस वीडियो में हम यह देखने जा रहे हैं कि बंकर के अंदर क्या है और 20 लोगों का एक ग्रुप यहां कई दिनों तक कैसे जीवित रह सकता है। यदि सैटर्न 5 पैड पर फट जाता तो इससे एक आग का गोला बन जाता जो आधा किलोमीटर चौड़ा होता और तापमान 1000 डिग्री से अधिक होता। और इसलिए किसी आने वाली बड़ी दुर्घटना की स्थिति में पैड के काम करने वाले लोगों को तुरंत बंकर की ओर जाना होगा और उन्हें वहां तेजी से पहुंचने की जरूरत होगी। लेकिन बंकर कंक्रीट पैड के नीचे काफी नीचे दबा हुआ था, तो वे सही में वहां कैसे पहुंचे? चालक दल को मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म के अंदर लेवल ए तक अपना रास्ता बनाना था। भारी 2 मंजिला बनावट जो सैटर्न 5 की मदद करती थी। एक बार जब यह पैड पर पहुंच गया तो प्लेटफॉर्म में एक छोटी सी हैच लॉन्च पैड से निकली बनावट से जुड़ जाएगी। यह 60 मीटर लंबी स्लाइड थी जो प्लेटफॉर्म के अंदर शुरू हुई और कंक्रीट लॉन्च पैड के बीच से बंकर तक पहुंचने तक नीचे चली गई। स्लाइड के ऊपर एक स्प्रिंकलर चालक दल पर पानी छिड़केगा ताकि उन्हें ढलान से नीचे आसानी से फिसलने में मदद मिल सके। कुछ ही सेकंड में वे लॉन्च पैड की गहराई में उतरते ही ज्यादा स्पीड पकड़ना शुरू कर देंगे। एक तेज बूंद से नीचे गिरने के बाद वे रबर रूम के नाम से जाने जाने वाली जगह में घुस जाते थे। विस्फोट से ऊर्जा को खींचने के लिए इस कमरे को रबर की मोटी दीवारों से कुछ 60 सेंटीमीटर तक मोटी दीवारों से सजाया गया था। स्लाइड के लास्ट में लगे रबर को भी चालक दल को धीमा करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह हमेशा काम नहीं करता था। परीक्षण के दौरान पानी स्लाइड के निचले भाग में जमा हो गया और उन्हें धीमा करने के बजाय इसने उन्हें अविश्वसनीय गति से लास्ट तक स्लाइड करने का कारण बना दिया। वास्तव में एक मजदूर के अंत में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गईं। लेकिन अगर इतना बड़ा विस्फोट हुआ तो यह इतनी जबरदस्त शॉकवेव पैदा करेगा कि यह एक पल में स्लाइड से नीचे तक पहुंच जाएगी और अंदर मौजूद चालक दल को मार डालेगी। यहीं पर यह विशाल ब्लास्ट प्रूफ दरवाजे आए। कई इंच मोटे स्टील से बने ये दरवाजे चालक दल को अंदर सील कर देंगे और उन्हें झटके से बचाएंगे। इन्हें एक पहिए को घुमाकर दोनों तरफ से लॉक किया जा सकता था, जिससे 8 विशाल पिनें दीवार में चिपक जाती थीं। एक बार जब चालक दल को अंदर बंद कर दिया गया तो वे अपनी सीटों पर बने रहेंगे और खतरा टलने तक इंतजार करेंगे। लेकिन एक सील बंद कमरे में 20 लोगों तक के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए हवा को उपचारित करने के लिए कमरे के केंद्र में एक कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर रखा गया था। यह मशीन परिवेशी वायु को एक विशेष फिल्टर के माध्यम से पारित करके काम करती थी, जो CO2 अणुओं को आकर्षित करती थी और उन्हें हवा से अलग करती थी। फिर स्वच्छ हवा को मशीन से वापस पंप किया गया, जिससे CO2 का स्तर कम रहा। अधिक ऑक्सीजन बनाने के लिए ऑक्सीजन मोमबत्तियों की आपूर्ति की गई, जो लौह पाउडर और सोडियम क्लोराइड को लगभग 600 डिग्री पर जलाकर ऑक्सीजन का उत्पादन करती थी। लेकिन ज्यादातर परिस्थितियों में चालक दल केवल कुछ घंटों के लिए ही रुका होगा, जब तक कि लॉन्च पैड के आसपास का जहरीला धुआं खत्म नहीं हो गया। लेकिन वे वास्तव में बंकर से कैसे बचेंगे? जब निकलने का समय हुआ तो चालक दल के पास भागने के 2 मुख्य मार्ग थे। बंकर से निकलकर दूसरे ब्लास्ट दरवाजे से होते हुए वे एक संकरी सुरंग में घुस जाते थे। यह 360 मीटर लंबा था और उन्हें प्रक्षेपण स्थल के किनारे पर एक वायु सेवन भवन तक ले जाएगा। यह इमारत मूल रूप से एक विशाल पंखा था जो स्वच्छ हवा को सोखता था और इसे लॉन्च पैड के नीचे के कमरों में निर्देशित करता था। बहुत तंग और अंधेरी जगह में लगभग 10 मिनट तक चलने के बाद चालक दल अंततः मुक्त होकर भागने में सफल हो सका। लेकिन अगर सुरंग को किसी तरह विस्फोट से अवरुद्ध कर दिया गया तो चालक दल को वापस जाना होगा और वैकल्पिक भागने का रास्ता चुनना होगा।
सुरंग के ठीक बगल में एक दरवाजा था जो सीधे पर्यावरण नियंत्रण कक्ष में जाता था। उस पेड़ के नीचे कमरों और गलियारों की एक भूल भुलैया थी जो अंततः बाहरी दुनिया की ओर ले जाती थी। लेकिन इतने बड़े विस्फोट से पेड़ को भारी नुकसान होगा और नासा को चिंता थी कि चालक दल पूरी तरह से बंकर के अंदर फंस सकता है, और इसलिए सुरक्षा सावधानियों की सूची में जोड़ने के लिए उन्होंने विस्फोट कक्ष के शीर्ष पर एक आपातकालीन निकास हैच रखा। यह वास्तव में कहीं नहीं ले गया, लेकिन भागने के रास्ते अवरुद्ध होने की स्थिति में नासा हैच तक पहुंचने और चालक दल को मुक्त करने के लिए लॉन्च पैड के भीतर कंक्रीट और रेत के माध्यम से खुदाई कर सकता है। शुक्र है इसमें से कुछ भी करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। खतरा खत्म होने पर चालक दल बंकर से बचने के लिए एक 360 मीटर लंबी सुरंग का उपयोग करता, जो उन्हें प्रक्षेपण स्थल के किनारे तक ले जाती। अगर सुरंग अवरुद्ध हो जाती तो चालक दल के पास एक वैकल्पिक रास्ता भी था। सौभाग्य से इस बंकर का कभी उपयोग नहीं करना पड़ा। अपोलो मिशन खत्म होने के बाद इसे छोड़ दिया गया। वर्षों बाद यह बंकर जर्जर हो गया और अब यह केवल नासा के इतिहास का एक भूला बिसरा हिस्सा है।